तो सबसे पहली चीज जो आपने समझी थी वेव्स में, दैट वाज अबाउट द वेव्स देमसेल्व्स, के वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं और इस चैप्टर का पेपर शेयर क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर शेयर से, एक क्विक रिव्यू कर लेंगे प्रीवियस टॉपिक का और फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ चलेंगे। ओके मुनीब, यू विल रिसीव द नोट्स once I'm done with the classes. Okay, so we have got पेपर वन शेयर ऑफ अबाउट 3 मार्क्स, 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं इसके पेपर वन में, और फिर पेपर टू में इसके तकरीबन 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इन थ्योरी। नाउ कमिंग टू द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वेव, कि वेव होती क्या है। सो वेव इट्स लाइक बेसिकली अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और अ मोड ऑफ ट्रांसफर फॉर एनर्जी। आप जब भी कभी एनर्जी को ट्रांसफर करना चाहोगे फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, तो आपने वेव्स के थ्रू ट्रांसफर करना है। लाइक देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग इट, लेकिन वो सारे ही मोड्स वेव्स के थ्रू होते हुए जाएंगे। लाइक इफ यू आर ट्रांसफरिंग हीट, यू विल हैव 3 डिफरेंट मेथड्स लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो हमने बिल्कुल पीछे प्रीवियस सेक्शन में कवर किए थे। उन तीनों ही मेथड्स के लिए जरूरी क्या था, वाइब्रेशन या फिर वेव मोशन। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ वेव्स, तो हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स रहती हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स एंड द सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल। हमने स्टार्ट किया है ट्रांसवर्स से, क्योंकि पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रांसवर्स की ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स के कोर कॉन्सेप्ट को। So the core concept related to transverse wave is that it is a special type of wave जहाँ पे आपके particles ने move करना है up and down. So the particles are going to move up and down while the energy will always move in the forward direction. तो energy ने तो हमेशा आगे ही जाना है, लेकिन particles कहाँ move करते हैं transverse में, ऊपर और नीचे। Now the point here is कि क्योंकि आपके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और एनर्जी फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट ट्रांसवर्स वेव, you would say that transverse wave are such waves जहां पे particles move at 90 degree with the energy. Now moving forward, we have a few examples of transverse जिसमें है sea waves, light and rope. Now coming to the properties of transverse wave, तो इन टोटल हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज है, जिनमें से 7 प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। I'll just give a quick recap of these 7 and then move on to the last one. So the first property is wavelength. Wavelength is the complete length of one crest and one trough. तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी लेंथ रिक्वायर्ड होती है, उस लेंथ का नाम होता है वेवलेंथ। नाउ कमिंग टू दी SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वी हैव इट एज मीटर्स और सिंबल होता है लैम्डा। उल्टा y जो है वो लैम्डा लाइक डिनोट किया जाता है, और ये सिंबल है किसी भी जगह पे वेवलेंथ के लिए। तो आप वेवलेंथ की पूरी टर्म नहीं लिखोगे, आप लैम्डा से वेवलेंथ को डिनोट करोगे। Now coming to the second property, we have frequency, which is the number of waves produced in 1 second. इसको बहुत गौर से समझना है, क्योंकि इससे ही रेलेवेंट एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो इसको बहुत गौर से समझिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज द काउंट ऑफ वेव्स यू आर जनरेटिंग इन 1 सेकंड। तो आप 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस करते हो, ये होती है फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसको आप कैपिटल एच स्मॉल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल होता है एफ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड काफी रेलेवेंट है विद फ्रीक्वेंसी, और रेलेवेंट इन अ सेंस के अगर आप फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लें और उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दें तो टाइम पीरियड बन जाएगा। नाउ फ्रीक्वेंसी वाज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव। आप 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनाते हैं ये फ्रीक्वेंसी है, और आप एक वेव को बनाने में कितना टाइम लगाते हैं ये टाइम पीरियड है। सो दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। और इसी तरीके से आप फिर इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो, दैट टी इज इक्वल्स टू 1/f। टी इज टाइम पीरियड एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका पार्टिकल जब भी ऊपर या नीचे मूव करता है तो इसने कुछ हाइट कवर करनी है, इसने कुछ हाइट ट्रेवल करनी है. सो व्हेनेवर द पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स इट विल कवर सम height and that height is considered as amplitude. In the same way if the particle is going down तो इसने कुछ एक specific depth में नीचे जाना है, that depth is considered as amplitude as well. तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे that is also amplitude and if you are going downwards that is also your amplitude. Now moving forward we have the concept of crest and trough. तो crest आपके पास upward portion होता है जबकि trough downward portion होता है किसी भी wave में. So a crest is like a hump of a camel while trough is like a pit inside a ground. Now moving forward we have phase. तो phase बहुत important है, phase से related बहुत MCQs आते हैं. सबसे पहली चीज ये है कि आप जब भी कभी फेज की बात करेंगे तो फेज किसी ऐसी पोजीशन को कहा जाता है जो डिफरेंट वेव्स में होगी लेकिन प्लेसमेंट सेम है उसकी. लाइक इफ यू सी ओवर हियर वी हैव वन मार्किंग ओवर हियर एंड अनदर ओवर हियर, तो इन दोनों को हम इन फेज कह सकते हैं. लेकिन अगर हम नीचे वाले पॉइंट को चेक करें so it is completely at a different position, so it is not corresponding to both of them present above. तो हम ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को इन फेज कह सकते हैं लेकिन बॉटम पॉइंट को इन फेज नहीं कह सकते. Now moving forward we have the last property from our previous lecture that was wave front. तो ये हमारी 7th प्रॉपर्टी है और वेव फ्रंट को हम जरा समझ लेते हैं कि वेव लेंथ होता क्या है. वेव लेंथ बेसिकली रिलेट करता है फेज से. फेज आपने पढ़ा कि कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसे 2 या 3 पॉइंट्स जो डिफरेंट वेव्स में हो लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे हो, उन्हें हम इन फेज पॉइंट्स कहा करते थे. तो अगर इन सारे इन फेज पॉइंट्स को मुझे कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करूंगा. सो whenever I want to connect all of the in phase points what I will do, I will just join them with an imaginary line. I will connect all the in phase points by an imaginary line और उस imaginary line को हम क्या कहते हैं, wave front कहते हैं. तो अगर आप different waves को connect करना चाहें by a form of wave front तो आपको ऊपर से wave fronts कुछ इस तरीके से नजर आएंगे. इस कॉन्सेप्ट को हमने आगे डिटेल में पढ़ना है इनटू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इट इज रिलेटेड टू आवर रिपल टैंक कॉन्सेप्ट. तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे वेव फ्रंट को, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लें कि एक इमेजिनरी लाइन होती है और आप अगर वेव को ऊपर से देखोगे तो वेव फ्रंट्स आपको स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस में नजर आएंगे लाइक दिस. नाउ moving forward we have our last property, the 8th property of transverse wave, which is wave speed. आप में से कोई जज कर सकता है वेव स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? Can anyone of you guess what would be the definition of wave speed? Very good, Oneem. You have got the formula, but I would rather prefer to have the definition. Yes, perfect, Ramsha. You have got the right definition. Basically, it's pretty simple कि आपने सिर्फ वर्डिंग्स को देखते हुए डेफिनेशन प्रोड्यूस करनी है. वेव स्पीड इज बेसिकली द स्पीड ऑफ अ वेव. You can write that wave speed is the speed of a wave, and the wave speed basically depends upon two factors. ये दो factors पे depend करती है and they are frequency and wavelength. So you can say that wavelength depends upon frequency and wavelength. वेव स्पीड किन दो कॉन्सेप्ट्स पर या किन दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है?
द फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड वन इज वेव लेंथ। तो जब भी आप वेव स्पीड को चेंज करना चाहेंगे आपने दो चीजों को चेंज करना है, वो है फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ। तो इन दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को अगर आप वेरिएट करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपकी वेव स्पीड भी चेंज हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वेव स्पीड एंड द एसआई यूनिट। तो वेव स्पीड हमारे पास एसआई यूनिट रखती है स्पीड का ही, विच इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। अब आ जाते हैं इसके सिंबल की तरफ। तो आपने जब भी कभी वेव स्पीड को डिनोट करना होगा तो आप कैसे डिनोट करोगे? V से रिप्रेजेंट करोगे। मैना वी हैव बीन थ्रू द रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर। तो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है आज के नए कॉन्सेप्ट को, स्टार्टिंग फ्रॉम वेव स्पीड। तो आप यहाँ से कॉपी डाउन करना शुरू कर सकते हैं। एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ विद द न्यू कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास सिंबल है वेव स्पीड का, विच इज v, एंड द फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एज मुनीब हैज जस्ट मेंशन्ड द फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आपने याद करना है। और इस फॉर्मूला के वजह से ही आप अपने फिजिक्स के पेपर को पास करने काबिल हो जाएंगे। आपने अगर फिजिक्स का पेपर पास करना है तो तैयारी अच्छी रखनी है, लेकिन इस फॉर्मूला को जहन में रखना है। तो ये उन कुछ 3-4 फॉर्मूलाज में से है जो आपको पास करवा सकते हैं फिजिक्स के पेपर में। सो दिस वन इज v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास v क्या है, f क्या है और लैम्डा क्या है, ये जरा समझ लेते हैं। सो v ओवर हियर इज वेव स्पीड, और बाकी दो आप लोगों ने बताने हैं। f किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय f ओवर हियर? फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। देन व्हाट अबाउट योर लैम्डा? लैम्डा किस क्वांटिटी को रिकमेंड कर रहा है या रेफर कर रहा है? इट इज रेफरिंग टुवर्ड्स वेव लेंथ, वेरी गुड। आप सब चैंपियन हो गए, बस मैं कोट सिलवा लेता हूँ डिस्टिंक्शन सेरेमनी में आने के लिए, ठीक है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव गॉट आवर फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। अब हम चलते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस पे। लाइक अगर मुझे कहीं पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला, तो इस फार्मूला के थ्रू मैं अपने न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करूंगा? तो लेट्स से इफ द एग्जामिनर इज सेइंग दैट Ali created a wave of 20 kilohertz with wavelength of, or in fact with a distance between two successive crests as 20 meters. Find the wave speed. तो यहाँ पर हमारे पास एग्जामिनर ने एक वेव दी है विच इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलोहर्ट्ज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो एसआई यूनिट था फ्रीक्वेंसी का, दैट वाज हर्ट्ज ओनली। तो यहाँ पर तो किलो भी आ गया है। तो अब हर्ट्ज ने बड़े लड़के बुला लिए। वो क्या कह रहा है कि भाई आ जाए, मिल के फड्डा करते हैं। तो हमने टेंशन नहीं लेनी है, हमने सिर्फ किलो के कॉन्सेप्ट को समझना है। किलो का कॉन्सेप्ट क्या है? किलो मीन्स 1000। तो अगर आपके पास 20 लिखा हुआ है विद किलो, तो आप क्या कर दोगे, इसे 20,000 कर दोगे, 20,000 हर्ट्ज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक सेकंड क्वांटिटी भी है, लेकिन वो इनडायरेक्टली डिफाइंड है। द क्वांटिटी इज वेवलेंथ, लेकिन उन्होंने हमें कहा दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट।
तो अगर आप दो सक्सेसिव क्रेस्ट कहें या आप दो सक्सेसिव ट्रफ कहें या आप एक कंप्लीट क्रेस्ट एक कंप्लीट ट्रफ कहें या आप वेवलेंथ कहें, चारों टर्मिनोलॉजीज का मतलब एक ही है कि वेवलेंथ की बात हो रही है। एग्जामिनर सिर्फ क्या चाहते हैं कि बच्चों को बुरे तरीके से रुला दूं और इनको कभी जिंदगी में सुकून से ना बैठने दूं। एग्जामिनर भाई जो हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव है जिंदगी में, दुनिया में आने का, कि उन्होंने बच्चों की जिंदगी खराब करनी है। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने क्या करना है, हमने कॉन्सेप्ट्स को पहले से कवर करना है और समझते हुए चलना है। तो आप ये समझ लें कि अगर एग्जामिनर कहते हैं वेवलेंथ, अगर वो कहते हैं सक्सेसिव क्रेस्ट, अगर वो कहते हैं सक्सेसिव ट्रफ, या अगर वो कहते हैं वन कंप्लीट क्रेस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ, चारों टर्मिनोलॉजीज का मतलब एक ही है, विच इज वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास कितनी है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द वेवलेंथ ओवर हियर? ओके, उसना जो है उन्होंने आंसर निकाल लिया ऑलरेडी, दैट्स वेरी गुड। सो वी हैव द वेवलेंथ ओवर हियर एज 20। वेवलेंथ का हमारे पास सिंबल था उल्टा y, विच इज टर्म्ड एज लैम्डा, और ऐसा यूनिट होता है मीटर्स। अब आ जाते हैं हम वेव स्पीड की तरफ। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला रहेगा v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपने करना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई और फाइंड करना है फाइनल आंसर। तो जल्दी से सॉल्व करें और मुझे अपना फाइनल आंसर बताएं ऑल ऑफ यू। इट्स 20,000 टाइम्स 20। Yes, can any one of you guess? Okay, so it's 400,000. Now, we need to be aware of the SI unit as well, and we need to use the SI unit as well over here. तो आप देखोगे कि वेवलेंथ अगर आपके पास मीटर्स में है तो आपने स्पीड को भी फिर मीटर पर सेकंड में लिखना है। इफ इट वाज इन किलोमीटर्स तो फिर आप यूज करने आपको फिर यूज करना था किलोमीटर पर आवर। तो वेवलेंथ का जो भी यूनिट होगा उसके स्पेसिफिकली हम स्पीड के भी ऐसा यूनिट को वेरिएट करेंगे। नाउ वी आर डन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव स्पीड, और साथ में हमने एक जनरल सा न्यूमेरिकल भी कर लिया है। तो अब चलते हैं आगे अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ। The next concept is related to the second type of wave, which is longitudinal wave. तो हमने ट्रांसवर्स वेव की जितनी भी डिटेल्स थी वो कवर कर ली हैं। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी दूसरी टाइप ऑफ वेव की तरफ, विच इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए आपने अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि पार्टिकल और एनर्जी की मूवमेंट किस तरीके से होती है। So let's start with longitudinal wave. So we will say that it is a wave in which particle moves forward and backward. Particles move forward and backward. और यहाँ पर आपने ये समझ लिया है अब कि पार्टिकल ने कहाँ जाना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अब आपने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि यहाँ पे पार्टिकल पैरेलल टू एनर्जी चलता है। इसकी जरा एक फिगर बनाएंगे तो आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा। सो ओवर हियर इन लॉन्गिट्यूडनल पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू दी particles move parallel to the energy. So if we have a particle over here, and since it is moving in the forward direction and in the backward direction, तो पता ये चलता है कि पार्टिकल ने कहाँ जाना है, या तो आगे जाना है या फिर पीछे। एक चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी, that was defined and that is a universal fact over here in waves, and that is that if you talk about energy, it is always going to move in the forward direction. एनर्जी हमेशा हमेशा कहाँ पे मूव करेगी?
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो एनर्जी ने अभी भी कहाँ जाना है? यस, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू। वेयर विल द एनर्जी गो? विल इट गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड? इट विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। परफेक्ट। तो अब अगर आप पार्टिकल की मूवमेंट और अपनी एनर्जी की मूवमेंट को देखें तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों ही पैरेलल चल रहे हैं। लाइक द पार्टिकल इज मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड द एनर्जी इज ऑल्सो मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन, लेकिन ये सिर्फ फॉरवर्ड जा रही है। सो दे आर लाइक दिस, कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर लाइक ओरिएंटेशन, तो आप ये कहेंगे कि पार्टिकल और एनर्जी दोनों पैरेलल हैं। while if we remember we had a concept relevant to transverse wave, जहां पे हमने ये समझा था that the particle and the energy are creating 90 degree। एनर्जी और पार्टिकल कितना एंगल बना रहे थे? 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। सो दैट वाज ट्रांसवर्स। नाउ इन our longitudinal wave, the particle and energy are making a parallel motion। तो ये दो डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं फॉर ट्रांसवर्स एंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ जस्ट रिपीट विद मी एंड टेल मी द आंसर दैट व्हाट विल हैपन विद ट्रांसवर्स वेव? पार्टिकल पैरेलल जाएगा या परपेंडिकुलर जाएगा? इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल विल गो पैरेलल और परपेंडिकुलर? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? perpendicular, very good। now if we talk about our longitudinal wave, तो longitudinal wave में पार्टिकल ने पैरेलल जाना है या परपेंडिकुलर जाना है? longitudinal wave में पार्टिकल would go parallel, very good। so whenever you are dealing with transverse and longitudinal, तो इनके डिफरेंसेस भी आ जाते हैं पेपर में। आपने डिफरेंसेस में सबसे पहले इनकी लिखनी है डेफिनेशन और फिर बताना है पार्टिकल की मूवमेंट और एनर्जी की मूवमेंट के बारे में। तो आप ये बताएंगे कि पार्टिकल मूवमेंट ट्रांसवर्स में होती है परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल में होती है पैरेलल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट डिफरेंस कुड बी ऑफ एग्जांपल्स। आप एग्जांपल्स की बेसिस पर भी डिफरेंसेस जनरेट कर सकते हैं। सो ओवर हियर द प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल आर साउंड वेव एंड स्प्रिंग। तो आपके पास इन टोटल दो एग्जांपल्स हैं ट्रांसफर, दो एग्जांपल्स होंगी लॉन्गिट्यूडनल की और लिमिटलेस एग्जांपल्स होती हैं ट्रांसवर्स की। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स कि जब भी कभी आप ट्रांसवर्स की बात करेंगे तो आपको जितनी भी वेव्स नजर आ रही हैं दुनिया में एक्सेप्ट साउंड वेव एंड स्प्रिंग, वो सब कौन सी ट्रांसवर्स होंगी? वो सब कौन सी वेव्स होंगी? ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। So if you are talking about any sort of wave other than sound wave and spring, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। और अगर आप साउंड वेव या स्प्रिंग की बात करोगे तो स्प्रिंग और साउंड वेव में सिर्फ कौन सी वेव नजर आएगी आपको? लॉन्गिट्यूडनल। सो दैट इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। और अब आ जाते हैं ट्रांसवर्स के बाद लॉन्गिट्यूडनल की भी प्रॉपर्टीज पर। तो ट्रांसवर्स की जैसे आपने प्रॉपर्टीज कवर की थी, बिल्कुल वैसे ही हमें लॉन्गिट्यूडनल की भी प्रॉपर्टीज कवर करनी है। नाउ स्टार्टिंग अप, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि कुछ टर्मिनोलॉजीज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में एग्जैक्टली सेम मिलेंगी आपको। लाइक ट्रांसवर्स वेव हो या आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस और कुछ टर्मिनोलॉजीज एग्जैक्टली सेम मिलेंगी, जैसे कि वेवलेंथ and you have frequency and you have time period and then finally you have got wave speed। तो ये चार क्वांटिटी सेम है बिल्कुल, विद नो डिफरेंस एट ऑल।
और सिर्फ आपके पास एक डिफरेंस आ जाता है, और वो ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपके पास रहता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, विच इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। और आपके पास जो ट्रांसवर्स वेव थी वहां पे हुआ करता था क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो आप लॉन्गिट्यूडनल में क्रेस्ट एंड ट्रफ की जगह पे देखोगे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। और बाकी जो चार प्रॉपर्टीज हैं लॉन्गिट्यूडनल की वो बिल्कुल सेम रहेंगी एज ट्रांसवर्स वेव। डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। So starting up with the very first property, which is wavelength. Can any one of you define what is a wavelength? Wavelength define कर सकता है कोई? Yes, anyone who could define wavelength? Very good, Mina. So wavelength is the length of one complete wave. और हमने प्रीवियस पोर्शन में जहां पर हमने ट्रांसफर्स के लिए वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वेवलेंथ इज बेसिकली द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट क्रेस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ। Coming to the longitudinal waves, you would see that wavelength is the length of one complete compression, and one complete rarefaction. तो प्रीवियस पोर्शन में आपने ये समझा था कि वेवलेंथ कंप्राइजेज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, जबकि यहाँ पे आप ये समझ लेंगे कि वेवलेंथ कंप्राइजेज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब चलते हैं इसके एसआई यूनिट और सिंबल की तरफ। तो एसआई यूनिट और सिंबल में कोई चेंज नहीं है, इट इज एग्जैक्टली सेम। द एसआई यूनिट इज मीटर एंड द सिंबल इज लैम्डा। तो जहां भी आप वेवलेंथ लिखना चाहोगे आप ये सिंबल यूज कर सकते हो, एंड द रीडर वुड डायरेक्टली हैव एन आइडिया दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल आ गया लैम्डा। अब चलते हैं आगे ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का सीन कुछ ऐसा है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस इन द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बता सकता है आप में से कोई? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? Okay, very good, Ani. So it is the number of waves produced in 1 second. You can say that it is the number of waves produced in 1 second. तो आप 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस करेंगे उस काउंट को आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। और वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे। लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट वेव्स एट अ रैपिड स्पीड, आप तेजी से वेव्स बनाना चाहते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देंगे। व्हाइल इफ यू वांट टू लाइक प्रोड्यूस द वेव्स स्लोली, तो आप अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देंगे। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर विश और योर विलिंगनेस टू प्रोड्यूस द वेव्स। आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर सकते हैं और चाहें तो कम भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एसआई यूनिट एंड सिंबल। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है एसआई यूनिट और सिंबल क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्ज, वेरी गुड। सो इट्स HERTZ represented by a capital H and a small z, and the symbol is F. Very good. So we have got the description of frequency. अब चलते हैं next property की तरफ, which is time period. क्योंकि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का आइडिया है तो टाइम पीरियड का आइडिया भी लाजमी होना चाहिए।
तो अब आप में से कोई मुझे बता सकता है टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या रहेगी? हाउ वुड यू एलेबोरेट टाइम पीरियड एंड व्हाट इज द सिंबल एंड एसआई यूनिट ऑफ इट? Very good, Oni. So we have time period as the time needed to produce one wave. Time needed to form one wave. The SI unit is seconds. जैसा कि टाइम के साथ प्रीवियसली भी रहा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड्स, तो टाइम पीरियड का SI यूनिट भी सेकंड्स ही रहेगा. There is no difference at all. While if we talk about the symbol, so the symbol of time period is going to be capital T. Now moving forward, we have the next definition, which is for wave speed. तो वेव स्पीड में भी कोई डिफरेंस नहीं है. आप लोगों ने जल्दी से मुझे वेव स्पीड की डेफिनेशन, सिंबल और एसआई यूनिट बताना है, साथ में फॉर्मूला भी बताना है. ओके, सो वेव स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ वेव. लाइक अगर आपकी वेव कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती है, तो उसने डिस्टेंस कितने रेट पर कवर करना है, दैट इज वेव स्पीड. आप अगर वेव स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर विल. आप जब प्रोड्यूस करेंगे वेव को, तो आपने डिफाइन करना है वेव के स्पीड को, और वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं. लेकिन एक चीज जो याद रखनी है वो ये कि वेव स्पीड डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे. वो दो फैक्टर्स क्या हैं? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. आपने जब भी वेवलेंथ चेंज की या आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की, तो आपको वेव स्पीड में भी चेंज नजर आएगा. सो वेव स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ वेव and it depends on wavelength and frequency. The SI unit is seconds, represented by, sorry, it's meter per second, and represented by m/s, या फिर आप किलोमीटर पर आर भी यूज कर सकते हैं. नाउ एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि आप वेव स्पीड का जब भी SI यूनिट लिखोगे, तो वो डिपेंड किस पे करेगा? वेव लेंथ पे. इफ यू आर यूजिंग वेव लेंथ विद यूनिट ऑफ मीटर्स, तो आपने वेव स्पीड मीटर पर सेकंड में देनी है. एंड इफ यू आर यूजिंग वेव लेंथ इनटू किलोमीटर्स, तो आप वेव स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में देंगे. नाउ द सिंबल इज कैपिटल V, और फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. साथ ही साथ आपके पास जो टाइम पीरियड है, उसका भी आपने ऐसा यूनिट सिंबल लिखा था, साथ में फॉर्मूला जो प्रीवियसली आप पढ़ चुके हैं, वही फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे भी यूज हो सकता है, विच इज T इज इक्वल्स टू 1/f. और प्रॉब्लम कब होती है? जब एग्जामिनर आपसे दोनों फॉर्मूलाज को रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था बैक इन 2016 एज वेल एज इन 2013, के एग्जामिनर ने हमें कहा दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद टाइम पीरियड एंड वेव लेंथ. अब आपने फाइंड करनी थी वेव स्पीड. तो इसको जरा चेक करते हैं कैसे सॉल्व होगा. द एग्जामिनर इज सेइंग दैट अ वेव has a time period of 20 seconds. Find the wave speed if distance between two successive curves is 8 meters. ओके,
तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मेरे पास वेवलेंथ कितनी है और फ्रीक्वेंसी कितनी है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? सिंस आई नीड टू फिगर आउट द वेव स्पीड, तो मेरे पास दो क्वांटिटीज होनी चाहिए. आई नीड टू हैव फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड, सॉरी वेव लेंथ. तो वेव स्पीड फाइंड करने के लिए दो क्वांटिटीज हैं. वेव स्पीड फाइंड करने के लिए दो क्वांटिटीज हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ. तो आप मुझे बताएं वेव लेंथ कितनी है? वेव लेंथ इज 8. परफेक्ट. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है या नहीं ये भी चेक करना है, साथ में उसकी वैल्यू भी बतानी है. Okay, so Muneeb is going very fast and very good. In fact, mashallah, he has already got the answer for frequency. Problem ये है कि मुझे frequency की exact value given नहीं है. I have been provided with the time period. अब एग्जामिनर भाई जो है वो हमारी खुशियों के साथ खेल रहे हैं. वो चाहते ही नहीं है कि हम सुकून से बैठ जाएं. तो हमने क्या करना है, हमने तैयारी करनी है और फिर सुकून से ही बैठना है. कोई टेंशन नहीं है, इस प्रॉब्लम को करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. वी हैव टाइम पीरियड, वी डोंट हैव द फ्रीक्वेंसी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी विच इज t इज इक्वल्स टू 1/f. अब आपने टाइम पीरियड रखना है 20 एंड यू विल हैव 1/f ओवर हियर. f को आप बोलेंगे कि भाई आप जाएं साइड पे और 20 को भेज दें इधर. तो 20 आ जाएगा f की जगह पे और f चला जाएगा 20 की जगह पे. So it will be f is equals to 1/20, which becomes 0.05 hertz. Now you have got the frequency, you also have got the wavelength which is 8. wavelength के साथ again इन्होंने थोड़ा सा एक गेम कर दिया है, और वो गेम ये है कि इन्होंने डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की है फॉर द वेवलेंथ. मैंने आप लोगों को 4 डिफरेंट टर्म्स बताई थी, दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि एक बार याद हो जाए. So the first terminology is that they could say the distance between two successive crests. The second is distance between two successive trough. Third terminology is distance of one complete crest and one complete trough. Fourth one is distance of one complete wave. तो चारों टर्मिनोलॉजीज का मतलब एक ही है, विच इज वेव लेंथ. वेव लेंथ हमारे पास यहाँ पर गिवन है एज 8 मीटर. द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू f लैम्डा. फ्रीक्वेंसी आ गई है 0.05. आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वेव लेंथ के साथ विच इज 8. Once you are done with this, you would be having your answer as 0.4. And those of you who are not present in the previous lecture, या आज उनकी पहली क्लास है तो उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है. They could revert back to the recordings ताकि आइडिया हो जाए थोड़ा. Once we are done with the class, आप recordings चेक कर लीजिएगा YouTube पे, so that you would have an idea कि चल क्या रहा है. Otherwise, you people would be completely blank. तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है. Even if you are not clear after the recordings, just let me know. I'll give you a quick recap of the things in the next class, inshallah. साथ ही साथ एक बुरी खबर भी है, और बुरी खबर ये है कि टेस्ट ड्यू था आपका प्रीवियस वीक में और वो नहीं हुआ है अभी तक. तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो संडे को हो जाए. सो यू पीपल नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड विद द टेस्ट. और सारे टॉपिक्स आएंगे अभी तक. Perfections. So we need to now cover the last property, which is compression and rarefaction. टेस्ट में ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं होगा since the test is relevant to the first and the last phase only. जो हमारा लास्ट सेक्शन रहा है which was section number 2, तो सिर्फ उन दोनों सेक्शंस के ऊपर ही टेस्ट होगा फॉर द फर्स्ट 8 चैप्टर्स. नोट्स वगैरह सब प्रोवाइडेड हैं आप लोगों को. In case if any one of you is missing on the notes of any chapter, just text me and you'll be provided with the notes. And since a few of you are new to the session, तो आप लोग exempted हैं टेस्ट से, कोई टेंशन नहीं है. आप अगर चाहें तो टेस्ट दे दें, ना चाहें तो ना दें. That's completely your choice. लेकिन क्लास ज़रूर लेनी है क्योंकि टेस्ट का कुछ कंफर्म नहीं है. It would surely be a surprise test.
तो संडे को भी हो सकता है और नेक्स्ट ट्यूसडे को भी हो सकता है. सो यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द क्लास. और आई वुड रादर सजेस्ट कि आप टेस्ट भी एक बार दे ही दें ताकि अंदाजा हो जाए कि कहाँ खड़े हुए हैं. यस उन्हीं भी आर एग्जेम्प्टेड. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को. सो एज द नेम स्पीक्स, जब भी कभी आप कंप्रेशंस बनाओगे तो कंप्रेशंस में आपने जो वेव है उसको क्लोज कर देना है. द पार्टिकल्स वुड कम डाउन टूवर्ड्स वन अनदर. व्हाइल इफ यू आर लाइक क्रिएटिंग रेयरफेक्शंस, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं रेयरफेक्शन में वो दूर दूर चले जाएंगे. यू वुड सी द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम वन अनदर. तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की लॉजिक बहुत सिंपल है. यू कुड जस्ट पिक अप द नेम एंड डिफाइन देम. कंप्रेशन वो रीजन होता है वेव में जहां पे आपकी वेव करीब आ जाती है. कंप्रेशंस और द रीजन्स where the particles come closer to one another. Now if we talk about rarefaction, तो rarefaction की लॉजिक भी बिल्कुल ऐसी ही है. rarefaction भी आपको नाम से बता रहा है that the particles are moving away. Rare means away. So the terminology is defining itself. You could directly say that rarefaction are the regions where the particles move away. The particles move away from one another. तो जब भी कभी आपके पास डेफिनेशन का क्वेश्चन आता है फॉर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, आप ये डेफिनेशन लिख दें, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज तक असेस नहीं हुए हैं लेकिन आपको पता होने चाहिए बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आप पार्टिकल्स को करीब लेकर आते हैं, इफ यू ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर, तो आपने क्या किया है, आपने इनके वॉल्यूम को कर दिया है कम. आपने पार्टिकल्स को करीब करके इनके वॉल्यूम को क्या कर दिया है, कम कर दिया है. और जैसे ही आप वॉल्यूम को रिड्यूस करते हो तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि कंप्रेशन में द पार्टिकल्स आर क्लोज, सो द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. वॉल्यूम हो जाएगा कम बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोज एंड हेंस द प्रेशर इज गोइंग टू राइज. नाउ इन अगेंस्ट ऑफ इट वी हैव रेयरफेक्शन which is having the particles moving away. यहाँ पे particles दूर जा रहे हैं, so the volume is going to increase and hence the pressure is going to reduce. Yes Uni, very good. Volume and pressure are inversely related. ये भी concept हम cover कर चुके हैं in our chapter number 5 pressure, जहाँ पे हमने pressure और volume से related एक law पढ़ा था Boyle's law के नाम से. और बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स भाई ये कहते थे कि प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा ऑपोजिट चलते हैं. ये इंडिया और पाकिस्तान है और जब भी आप वॉल्यूम को कम करोगे प्रेशर बढ़ जाएगा लाइक इन कंप्रेशंस, और आपने जब भी वॉल्यूम को बढ़ाना है तो प्रेशर कम हो जाएगा. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन with respect to the definition as well as with respect to volume and pressure. I hope this is now perfectly clear. Now we are wrapping up our class for today. But before leaving, I need a confirmation from all of you. If all of you are perfectly clear with all the concepts taught today, or is there any sort of query? Yes, all of you. Okay, so it seems like all of you are perfectly clear. So we are wrapping up our class of today. See you then, inshallah, on Sunday. Take care, everyone. Allah Hafiz.